नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम करंट में देख रहे हैं। आज तो टॉपिक है वो है कॉप से रिलेटेड। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे बोला जाता है, कॉप क्या है। मैंने आपको कॉप के बारे में पहले से एक वीडियो में बताया था। आज हम ओनली कॉप 28 की बात करेंगे, जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन। कॉप 28। तो पहले इसको देखना है हमको, फुल फॉर्म क्या होता है कॉप का। C फॉर होता है कॉन्फ्रेंस, O फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ, P फॉर पार्टी। पार्टी का मतलब है मेंबर स्टेट, अर्थात मेंबर सदस्य। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सा सम्मेलन है, बोलेंगे 28वां है। जो 28वां कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, ये कहाँ पे हो रहे हैं, बोलेंगे आप दुबई में हो रहा है। तो कॉप 28 दुबई में आयोजन हो रहे हैं। वर्ल्ड के सारे मेंबर इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, अर्थात मेंबर है कॉप के। तो दुबई में जितने भी वर्ल्ड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, अगर किसी देश में जो हेड ऑफ स्टेट है, वो इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो रहा है। जैसे हमारे देश इंडिया प्रधानमंत्री ने शिरकत किया है दुबई। तो कॉप 28 सम्मेलन दुबई में हो रहा है। किससे संबंधित है सम्मेलन, किस चीज से संबंधित है या फोकस्ड है, तो बोलेंगे जलवायु परिवर्तन, अर्थात क्लाइमेट चेंज। किससे संबंधित है, बोलेंगे आप क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें आपको एक करंट में याद रखना है बेसिक चीज। अब एक बैकग्राउंड देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हो रहे हैं, इसके क्या क्या कुप्रभाव है। सबसे पहले हमको संबोधित करना होगा, जो फोकस का विषय है वह है जलवायु। और कॉप का एक बैकग्राउंड पीछे भी जाना होगा हमें। देखिए जलवायु क्या होता है। सबसे पहले जो मौसम दिख रहे हैं आपको, मौसम के विभिन्न घटक, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, पवन की दिशा, गति। जलवायु एक शब्द है क्लाइमेट। तो इसमें सारे का औसत जो मौसमी दशाएं हैं आपके सामने रहती है। दिन होते हैं, दोपहर होते हैं, धूप होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, पवनें चलती है, शुष्कता आती है, आर्द्रता आती है। तो ये मौसम के विभिन्न घटक है। तो कारकों का अगर सम्मिलित योग कर देंगे आप, उसे जलवायु कहते हैं। तो कुल मौसमी दशाओं का औसत है, मौसमी दशाओं का बोलेंगे एवरेज। अब जो एवरेज है, औसत, ये है क्या, औसत, एवरेज, अर्थात जो लॉन्ग टर्म में जो औसत को लिया जाए। कैसे लेना है, लॉन्ग टर्म में लेना है। मान लेते हैं कि 5 साल, 5 साल से किसी क्षेत्र की जलवायु गर्म है, तो बोलेंगे उसको गर्म जलवायु। अगर 5 साल से वहां लगातार गर्मी पड़ रही है उस क्षेत्र में पार्टिकुलर में, तो गर्म जलवायु होगी। लॉन्ग टर्म यहाँ पे आप 5 साल की जगह 3 साल भी कर सकते हैं, 20 साल भी कर सकते हैं। तो एक क्षेत्र और उस क्षेत्र की जलवायु औसत लेना है कि गर्मी है, ठंडी है, शुष्कता है कैसा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे थार मरुस्थल है, आप देखेंगे जो कच्छ का रण है और थार का मरुस्थल। तो ये पूरा जो बेल्ट है, कच्छ का रण और थार मरुस्थल गर्म है, ये पूरा इलाका। तो यहाँ पे आप बोलेंगे गर्म जलवायु रहती है। सेकेंड चीज क्या बोलेंगे कि वर्षा नहीं होता है इस क्षेत्र में। मरुस्थल है तो वर्षा की कमी है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो बोलेंगे शुष्क है, अर्थात ड्राई क्लाइमेट है। तो एक साइड शुष्क है, एक साइड क्या है, ड्राई क्लाइमेट है। फिर लद्दाख आप देखेंगे, तो ये जो लद्दाख वाला बेल्ट आपको दिखाई देता है, इसके नीचे भी लाहौल स्पीति घाटी, ये पूरा हिमाचल प्रदेश भी आएंगे इसमें। तो आपको बोलना है कि यहाँ की जलवायु क्या है। अगर कोई पूछे लद्दाख की जलवायु, तो बोलेंगे आपकी
शीत है, ठंडी वाली है, प्लस शुष्क है। ठंड अर्थात कोल्ड स्ट्रीम है, यहाँ पे ठंडा भी पड़ता है, साथ में वर्षा नहीं होते, तो शुष्क जलवायु। तो लद्दाख की जलवायु शुष्क और शीत है। थार मरुस्थल की जलवायु क्या है, तो शुष्क है, साथ साथ में गर्म है। तो अंतर आ रहा है वर्षा की कमी के कारण। वर्षा के साथ साथ क्या है, तापमान की अधिक है या कम है। तो यही आपको बोलना है कि मौसमी दशाओं का एक एवरेज है। लॉन्ग टर्म में लेंगे 2 साल, 5 साल, 20 साल, किसी क्षेत्र के मौसमी दशाओं का कारकों का औसत कर रहे हैं आप। कारक क्या क्या होते हैं फैक्टर में, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे दक्षिण भारत में जैसे लेना आपको केरल, तो केरल वाला ये बेल्ट देखेंगे, ये है केरल, पश्चिम घाट के बसा हुआ इलाका है। ये वर्षा वन वाला इलाका है, अर्थात ऑलमोस्ट वर्षा होता है पूरा 12 महीने, समझ लीजिए एक तरीके से। तो उष्णकटिबंध वर्षा वाला है। जलवायु कैसा है, बोलेंगे उष्णकटिबंध वर्षा वन। तो उष्णकटिबंध में पड़ता है, प्लस वर्षा वाली जलवायु है। तो कारण हमको यहाँ पे कारक लेना है, कौन कौन से फैक्टर हैं जलवायु के। जलवायु के कारक में कर लीजिए आप, तापमान है, सेकेंड नंबर पे वर्षा, थर्ड नंबर पे आर्द्रता, फोर्थ नंबर पे पवन, और फिफ्थ नंबर पे पवन की गति या दिशा। पवन की गति, दिशा, किससे प्रभावित है ये पवन की गति व दिशा, तो बोलेंगे वायु दाब से रिलेटेड है। तो ये सब कारक हैं, इन सारे कारकों का एक संयुक्त प्रभाव क्लाइमेट कहलाता है। तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि जलवायु क्या है। वैसे भी आपको जियोग्राफी में पढ़ना ही है, क्लाइमेट अलग से, भारत के अलग अलग क्लाइमेट वाला रीजन है, वर्ल्ड में भी अलग अलग क्लाइमेट रीजन है। फिलहाल हमको एक बेसिक कंसेप्ट समझना है कि जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट क्या है, इतना फोकस का विषय क्यों है। तो क्लाइमेट ये सारी मौसम की जो कारक है, घटक है, उनका संयुक्त योग है। एवरेज लिया जाएगा लॉन्ग टर्म में किसी क्षेत्र का तापमान क्या है, वर्षा कितनी है, आर्द्रता क्या है, पवन पवन कैसे चल रहे हैं, दिशा क्या है, वायु दाब अधिक है या कम वाला इलाका है। बाहर के कुछ क्षेत्र हैं, ये है केरल, लद्दाख वाला इलाका, ये लेंगे थार मरुस्थल वाला इलाका। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं कि जलवायु। अब ये जलवायु परिवर्तन कैसे होते हैं, यही हमें पढ़ना है कि क्लाइमेट चेंज फोकस का विषय क्यों है। देखिए जलवायु में परिवर्तन दोनों कारक से होता है। मानवीय कारक, जिसमें मानव परिवर्तन करता है बाय फैक्टर के रूप में, और दूसरा क्या, प्राकृतिक, कि खुद क्लाइमेट में, जलवायु में प्रकृति परिवर्तन कर रही है। तापमान कहीं बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं अधिक वर्षा है, कहीं कम वर्षा है, कहीं शुष्कता है, कहीं आर्द्रता है ना, वायु दाब अधिक है, कम है। तो जलवायु में परिवर्तन बोलेंगे आप 2 कारकों से होता है। जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन, इसके 2 फैक्टर हैं। सबसे पहला क्या है कि प्राकृतिक घटनाओं, कारकों के कारण जलवायु में परिवर्तन हो। तो प्राकृतिक कारकों के कारण परिवर्तन, तो ये इसमें एक आध दो एग्जाम्पल देख लेंगे। इधर मानवीय कारक, कि मानव के द्वारा परिवर्तन। अब प्राकृतिक कारक के कारण कैसे परिवर्तन होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों साइड में घूम रही है। अभी दूर है, यहाँ पे ये सूर्य से पृथ्वी दूर है, पृथ्वी है, सूर्य है। अभी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो तापमान इस वाले इलाके में कम हो जाएंगे, सॉरी, इस वाले इलाके में कम होंगे, और वैसे भी तापमान कम होगा। तो यहाँ पे तापमान क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे ही पृथ्वी फिर इस इलाके में पहुंचेगी, ये जो वृत्ताकार, अंडा वृत्ताकार कक्ष में घूम रही है, जैसे ही यहाँ पहुंचेगी फिर से देखिए डिस्टेंस कम हो गया सूर्य से, तो तापमान बढ़ जाएगा। तो प्राकृतिक कारण है कि पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ वक्र पे भी घूम रही है। तो प्राकृतिक कारण के कारण तापमान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें सूर्य में कलंक होते हैं, सौर कलंक कहते हैं। सूर्य में जो धब्बे दिखाई देते हैं सौर कलंक कहलाते हैं। तो सूर्य के धब्बे बढ़ते घटते रहते हैं, इसके कारण तापमान में परिवर्तन आता है। तो सूर्य के धब्बे बढ़ेंगे
तो क्या है, आपका अधिक सौर ज्वाला उत्पन्न होगा, सूर्य के धब्बे कम होंगे तो कम सौर ज्वाला उत्पन्न होगा। रिजल्ट ये रहता है, तापमान में फिर से अंतर आ जाएगा। पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक रहेगी तो तापमान अधिक होगा, जब पृथ्वी सूर्य से अधिक डिस्टेंस पर रहेगी तो तापमान कम हो जाएगा। तो प्राकृतिक कारण के कारण ऐसे तापमान में, अब पृथ्वी अपने अक्ष पे भी झुकी हुई है ऐसे करके, ये सूर्य है। तो ये वाला पोर्शन में क्या है, सनलाइट कम है, यहाँ पे अधिक है, इस वाले इलाके में सनलाइट कम है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे भी झुका रहना है। तो ये, तो तापमान में उतार चढ़ाव लगातार हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मानव, ये प्रकृति घटना है, इसको प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है। अगर प्रकृति के द्वारा तापमान घट रहा बढ़ रहा तो बैलेंस में हो ही जाएंगे, क्योंकि 5-6 महीना बढ़ेगा, 5-6 महीना कम होगा, एक एवरेज रूप से न तो बढ़ा न तो घटा, वो संतुलन में रहता है। लेकिन मानव के द्वारा जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी भरपाई पर्यावरण नहीं कर पा रहा है। रिजल्ट ये हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन घटित हो रहे हैं, जगह जगह बाढ़ सूखा आ रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे हम मानव के द्वारा परिवर्तन कैसे होता है। जलवायु परिवर्तन के और भी बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से राख निकलने लग जाते हैं, बादल, वायुमंडल में बादल छा जाते हैं, फिर वर्षा भी हो जाती है, अचानक से ठंडापन होगा, बरसात हो जाएगी, धूल कोहरा छाने लग जाते हैं, चक्रवात आते हैं। तो जलवायु में तो छोटे छोटे कारकों के कारण ही परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन उसकी भरपाई प्रकृति के द्वारा हो जाता है। अगर प्राकृतिक कारकों के द्वारा जलवायु में परिवर्तन हो तो, लेकिन मानव के द्वारा, तो मानव क्या है, मानव का जब से उद्भव हुआ है तब से मानव ने लगातार क्लाइमेट को परिवर्तित किया है, पर्यावरण के कारकों को परिवर्तित किया है। प्राकृतिक संसाधन का मानव दोहन करता है, मानव के हर क्रियाकलाप के द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। देखिए, मानव क्या था, कृषि करता है, वृक्षों को काटता है, वनों को काटता है, वृक्षों को काटता है, पशुओं को पालतू बनाता है, पशु को पालतू या सीधा लिखे पशुपालन। इन सारे एक्टिविटीज के कारण प्रारंभ से ही, जब से मनुष्य ने कृषि की खेती की, यहाँ देखिएगा, जब से मानव ने कृषि किया, वृक्षों को काटा, पशुओं को पालतू बनाया, इन सारे एक्टिविटीज से क्लाइमेट में परिवर्तन होते हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। धीरे धीरे लगातार क्रिया चलते आई, फिर आया औद्योगिक क्रांति, जहां से असली में क्लाइमेट में परिवर्तन प्रारंभ हुए। औद्योगिक क्रांति, अब यहाँ पे हमको देखना है औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले देखिए, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में घटी थी। आपको याद होगा, ब्रिटेन जिसने भारत को गुलाम बनाया था, तो बोलेंगे 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, जब से क्या बोलेंगे, वाष्प इंजन का, जो वाष्प को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। वाष्प का प्रयोग किया जा रहा था ईंधन के रूप में। रिजल्ट ये रहा कि औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें चलने लग गई, मशीनें चलने के बाद और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ये तो पहला औद्योगिक क्रांति था, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, तो टोटल अभी चौथे औद्योगिक क्रांति चल रहा है। पहले औद्योगिक क्रांति में मशीनें बनने लग गई, ठीक है, वाष्प से, जेम्स वाट ने जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया, उसके बाद हर चीज वाष्प से चल रहे थे, ट्रेन है, नाव है, स्टीमर से, तो वाष्प ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद बिजली का इस्तेमाल किया गया, तो दूसरी औद्योगिक क्रांति थी कि बिजली का प्रयोग किया गया। अब जितने ट्रेन थे, घरों में बिजली आने लग गई, तो हर जगह बिजली से चीजें चल रही थी, मशीनें हो, घर हो। अब बिजली कहाँ से बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले कोयला, पेट्रोलियम, ये दूसरा औद्योगिक क्रांति था। तीसरा औद्योगिक क्रांति कंप्यूटर वाला युग आया, कंप्यूटर वाला युग 1970 के दशक में कंप्यूटर प्रारंभ हुए, और अभी जो है रोबोट वाला युग है। चौथा औद्योगिक क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला युग है, जिसमें रोबोट या आपके ऐप के जरिए, आईटी सेक्टर के जरिए काम हो रहे हैं अधिकतर। इन सारी गतिविधियों के कारण मानव के द्वारा क्लाइमेट में परिवर्तन किया गया। और क्या हुआ इसके साथ साथ में, तो बोलेंगे जनसंख्या बढ़ी। एक फॉर्मेट देख रहे हैं हम जलवायु परिवर्तन का,
जनसंख्या में वृद्धि हुई, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी। एग्रीकल्चर का बहुत तेजी से विस्तार हुआ क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण करना था। वृक्षों की तीव्र गति से कटाई हुई, अगर वृक्ष नहीं काटे जाते तो कृषि कैसे होती, भूमि कैसे मिलते। पशुओं को उसी तरीके से संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया गया, मीट मुर्गा मछली के रूप में इस्तेमाल किया गया। जनसंख्या ग्रोथ हुआ, फिर नगरीकरण बढ़े, अर्बनाइजेशन तेजी से हुआ, नए नए नगर बने, जगह जगह पे नगरों को बसाया गया। जहाँ पे प्राकृतिक चीज बस को बसना था वहां पे नगर को बसाया गया। अगर प्राकृतिक चीज थी तो उसकी कटिंग करके नगरों को बसाया गया, पहाड़ों में बसाया गया नगरों को। तो नगरीकरण बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, इसके साथ साथ में और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योगीकरण हुआ। अब इन सब के कारण क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस, जितनी एक्टिविटीज आपको मानव के द्वारा दिख रहे हैं, हर छोटी से लेके बड़ी चीज ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है। तो हमको देखना है ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो इसको अच्छे से आप एक बार समझिएगा। इसमें छोटा लिखना है क्योंकि जियोग्राफी वाले में क्लाइमेट में आपको पूरा देखना होगा, कॉपन था की मात्रा में। वो सब क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, किसी एक का आप कंसेप्ट बैठा लेंगे तो जलवायु परिवर्तन आपको आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमको जो देखना है ग्रीन हाउस गैस है, कंसेप्ट है ग्रीन हाउस गैस। तो इससे पहले मैं जो आपको बताया, मानव के हर एक्टिविटीज के द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। ये है क्या, बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसें हैं। ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड SO4 SO2 है, फिर मेथेन लिखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके बाद ओजोन लिखिए, जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो ऐसे करके आपके सामने ग्रीन हाउस गैस दिख रहे हैं। अब ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। होता क्या है, एक प्रैक्टिकल करने के लिए कि कांच का एक बर्तन है जिसके अंदर पौधा रखेंगे, इधर सनलाइट रखिए तो सूर्य क्या है, सूर्य की रोशनी इस कांच के अंदर तो आ जाती है लेकिन वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वापस नहीं जा पाती। रिजल्ट है ये इसके अंदर का, कांच के अंदर का टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है और ये जो वृक्ष है इसको उगाने के काम आते हैं। तो ठंडे इलाके में वनस्पतियों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। तो पता चलता है कि सूर्य के किरण को तो आने दे रहा है लेकिन जाने में बाधा उत्पन्न करता है, जाने नहीं देता। रिजल्ट है कि अंदर का जो चेम्बर है, बंद चेम्बर, इसका तापमान बढ़ जाता है। फिर पता चलता है कि तापमान बढ़ने का कारण क्या है, इसमें प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले भी कंट्री है। और कैसे उत्सर्जन हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रमुख रूप से उत्सर्जन हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस है। स्रोत क्या है उत्सर्जन के, आपको होना है स्रोत उत्सर्जन का। तो इमिशन का सोर्स है, कौन कौन सा सोर्स है, सबसे प्रमुख रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, क्योंकि कार्बन से ही बने हुए हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अर्थात एक लाइन में लिखना है जीवाश्म ईंधन, जीवों से बने हुए ईंधन जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। तो जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस शामिल है, जब ये जलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो सूर्य की किरण को वो अवशोषित कर लेता है, आने वाली किरण को नहीं, जाने वाली किरण को, और तापमान को बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तापमान को वृद्धि करने वाला प्रमुख गैस है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कटौती करने के लिए लगातार कॉप कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और अल्टीमेटम है कि ग्रीन हाउस गैस का विसर्जन कम किया जाए। तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसका उत्सर्जन कम कर ले, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करें। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाया। पृथ्वी का वायुमंडल है चारों साइड, तो सूर्य की किरण आ रही है यहाँ पे और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गैस तो आ रही है लेकिन जाने वाली गैस जो भी किरण है इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। अब अवशोषित करने से ये अवशोषित क्या, रिजल्ट ये हुआ पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
तो जब से औद्योगिक क्रांति हुई, जब से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित हो रहे हैं। वायुमंडल में इसकी ppm मात्रा पार्ट्स पर मिलियन लगातार वृद्धि करते जा रही है। तो वायुमंडल में वृद्धि होते जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और वर्ल्ड में सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैस है, इसको शॉर्टकट लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस, जी जी लिखिएगा ग्रीन हाउस गैस। वर्ल्ड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाली कंट्री कौन सी है? पहले नंबर पे है चीन, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे यूएस, थर्ड नंबर पे भारत पहुंच गया है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने में, और चौथे नंबर पे रूस, पांचवें नंबर पे जापान। ये टॉप 5 कंट्री है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रही है। तो आपके सामने ये, अब जब तापमान बढ़ेगा, आप सोचिए कि मानव हो या जीव जंतु एक निश्चित तापमान को ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर तापमान बढ़ेगा तो बॉडी को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होगी। अधिक तापमान बढ़ेंगे तो सूखा भी आएगा, क्योंकि मृदा में आर्द्रता समाप्त हो जाएगी। एक साइड अगर हीट हो रहे हैं तो दूसरी साइड आर्द्रता भी बढ़ेगी ऑटोमेटिक रूप से, तो बाढ़ आएंगे। रिजल्ट ये है कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव पड़ रहे हैं। आप बोलेंगे जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव है, इसका क्या क्या कुप्रभाव है शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। भीषण रूप से एक्सट्रीम क्लाइमेट परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे बाढ़ आ रहा है, सूखा, इधर लिखेंगे बाढ़ है, सूखा है, तो शुष्कता है एक साइड, एक्सट्रीम हीट है, हीट वेव बोलेंगे। अन्य भी जोड़ते चलिए, चक्रवात आ रहे हैं फ्रिक्वेंट, तो उन सब से क्या है, बाढ़ आ रहा है कहीं पे, कहीं सूखा आ रहा है, कहीं शुष्कता, कहीं हीट वेव है। तो जलवायु परिवर्तन यही है, लगातार बढ़ता हुआ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। हर कंट्री को बाध्य किया जाए कि कम से कम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करे, न के बराबर करे। तो इसके लिए कॉप कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, अभी तक 27 हो चुके हैं, 28वां चल रहा है लगातार दुबई में। देखना है कंक्लूजन क्या है। अब जो कॉप 28 है, हम उस पर फोकस एक बार कर लेते हैं कि कॉप 28 में क्या क्या इसमें एजेंडा, अर्थात किस किस चीज पे डिस्कशन होने वाला है। बोलेंगे लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज, डैमेज फंड। लॉस मतलब खोया हुआ, हो गया, डैमेज मतलब नुकसान, तो फंड मतलब पैसा, वित्त। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? ये विकासशील डेवलपिंग कंट्री को मिलना चाहिए। इसके लिए बात किया जा रहा है कि कम से कम $100 बिलियन का फंड तो बना लो एक, क्योंकि विकासशील कंट्री इनके पास फंड का कमी पड़ता है। जैसे भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्री, अफ्रीकी कंटिनेंट के बहुत सारे कंट्री है विकासशील है। अब इनके पास फंड की कमी पड़ती है, बार बार बाढ़, सूखा, तो उधर से चक्रवात, हीट वेव आ रहे हैं, तटें डूब रही है। जैसे मालदीव है, वो तो डूब जाएगा। समुद्र का तापमान अगर बढ़ेगा तो क्या होंगे, समुद्र का तापमान बढ़ने के कारण हीट वेव बार बार चलेंगे, तो तट वाला तो इलाका प्रभावित है। साथ में अगर गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलेंगे, समुद्र तट का स्तर बढ़ेगा, मालदीव जैसे तट डूब जाएंगे। हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप भी डूब सकता है, मुंबई डूब जाएंगे। तो तट के राष्ट्र, इनको तो खतरा उत्पन्न हो रहा है। पैसिफिक कंटिनेंट में जो आ रहे हैं विशेष रूप से प्रभावित होंगे। तो तट राष्ट्रों के लिए, विकासशील राष्ट्रों के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाए, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर ले, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे ऐसे रोड का निर्माण करे कि वाटर प्रूफ हो, बिल्डिंगों का निर्माण ऐसे करे कि वाटर प्रूफ हो, हीट वेव से रुकावट के लिए वृक्षों का एक पंक्ति लगाए। तो वृक्षीकरण करना होगा इनको, इनको टेक्नोलॉजी और फंड की कमी पड़ रही है। ये विकासशील राष्ट्र को विकसित कंट्री फंड दे, तो वही है लॉस एंड डैमेज फंड। क्या बोलेंगे, विकसित कंट्री विकासशील देशों को फंड दे। क्यों फंड दे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बुरी तरीके से प्रभावित है। कुछ एग्जाम्पल देना है कि श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर जैसी कंट्री का तो अस्तित्व खतरे में है क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि तट डूब जाएंगे।
ध्रुव की चादरें पिघल जाएगी, बर्फ पिघलेंगे। हमारा खुद जो हिमालय में विभिन्न ग्लेशियर, जहाँ से गंगा गंगा नदी, यमुना नदी निकल रही है, वो सब ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे अगले 50 साल में। तो रिजल्ट क्या रहेगा? समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, सुस्ता आ जाएगी। अगर गंगा ही सूख जाए तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ होंगे? पूरे गंगा के मैदान में बिहार, उत्तर प्रदेश का स्थिति खत्म हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र सूख जाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात कर रहे हैं। तो एक एजेंडा में ये शामिल है। सेकंड जो है, पेरिस एग्रीमेंट को लागू किया जाए। जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस समझौता, ये है क्या? पेरिस समझौता COP21 बोलेंगे। पेरिस समझौता COP21, हर कंट्री को बोला गया था अपना अपना उत्सर्जन करने, कितना उत्सर्जन कम करेंगे आप, इंटर नेशनली डिटर्मिनेशन, अर्थात अपना खुद डिटरमाइन कर लीजिए, आप सुनिश्चित कर लीजिए पर कंट्री कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेंगे। तो भारत भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेगा, उसने भी बताया है, एक्सेप्ट किया पेरिस एग्रीमेंट को कि हम इतना उत्सर्जन कम करेंगे। हर कंट्री को करना होगा। तो पेरिस समझौते को लागू किया जाने के लिए इस पर डिस्कशन होगा। थर्ड नंबर पे इस पर एक महत्वपूर्ण है, ग्लोबल स्टेक टेक, अर्थात पेरिस एग्रीमेंट को देखने के लिए इसमें बातचीत चलेगा। चौथे नंबर पे है ब्लू जोन और ग्रीन जोन, ब्लू जोन एंड ग्रीन जोन, ग्रीन जोन। इसमें क्या है, जो ऑफिशियल मीटिंग हो रही है, जो सदस्य मीटिंग कर रहे हैं, जैसे राष्ट्र जो सदस्य मीटिंग करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लू जोन। और जो सिविल सोसाइटी या एनजीओ, सिविल सोसाइटी हो या एनजीओ जो आपस में डिस्कशन कर रही है, मीडिया उडिया ग्रुप जो है, तो उनका ग्रीन जोन कहलाता है मीटिंग। इसी के अंदर COP28 के अंदर लगातार मीटिंग चल रहे हैं। 75,000 से बड़े बड़े क्या है प्रतिनिधित्व आ रहे हैं। 75,000 से अधिक बड़े बड़े जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे राष्ट्र के प्रमुख हो, मीडिया संस्थान के प्रमुख हो, सिविल सोसाइटी के प्रमुख, एनजीओ प्रमुख, पर्यावरण से संबंधित हो, वो सभी आ रहे हैं इसमें। लेकिन जो सरकार है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मीटिंग कहलाती है ब्लू जोन, अन्य की जो मीटिंग कहलाती है वो ग्रीन जोन होगा। देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड जो COP27 था, COP27 कहाँ हुआ था? इससे पहले जो COP27 हुआ था, वो हुआ था मिस्र में, शर्म अल शेख में। वहीं पे लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई थी। कितना का बनाने का बात हुआ है कि $100 बिलियन विकसित देश विकासशील देश को देंगे। लेकिन ये $100 बिलियन अभी बहुत कम हो गया है। चाहिए कितना? कम से कम $1,000 बिलियन। अब ये हो गया। एक बार देखेंगे तापमान में कितना की कमी हो जाए, कितना की कमी करना है, किसके लिए डिस्कशन चल रहा है कि वैश्विक तापमान जो लगातार बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, कितना तापमान कम किया जाए। जो पेरिस एग्रीमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसको लागू करना है। क्योटो प्रोटोकॉल, एक शब्द है क्योटो, जो जापान का क्योटो सिटी है उसके नाम पे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल विकसित कंट्री जो है उसके लिए बाध है। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, यूरोप यूनियन के सदस्य, तो क्योटो प्रोटोकॉल में बात है कि उनको ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। विकासशील राष्ट्रों को मजबूर नहीं किया गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल तो बाध्यकारी है ही है क्लाइमेट चेंज को लेके। साथ साथ में जो पेरिस एग्रीमेंट है COP21 2015 में हुआ है, तो COP21 आज से 7 साल पहले पीछे कर लीजिएगा। इसमें क्या था कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने न दिया जाए, अर्थात 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना था, रोकना होगा। IND का प्रस्ताव रखा गया था। तो स्वैच्छिक रूप से डिसाइड करना था पर राष्ट्र को, प्रत्येक राष्ट्र क्या करेगा, अपना क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानून बना ले। समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन संबंधित कानून बनाए और उसको सख्ती से लागू करें। तो भारत तो बना चुका है ऑलरेडी इंटरनली नेशनली डिटर्मिनेशन, अर्थात स्वैच्छिक रूप से आप कानून बना लीजिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाइए और बताइए। तो ये COP21 की बात की गई थी। COP21 में पेरिस में लगातार इसी पे चल रहा है कि बोलेंगे आप तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ने दिया जाए। एक IPCC शब्द आता है,
इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उसका साइंटिफिक अर्थात जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उपाय क्या करना चाहिए, इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए आईपीसीसी का गठन किया गया है। ये देखता है वैज्ञानिक तरीके से समीक्षा करता है। आईपीसीसी का कहना है कि 43% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 2030 तक कम करना पड़ेगा। कब आधार बना के? 2019 को आधार बना के। मान लेते हैं 2019 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 5 मिलियन टन था। ग्रीन हाउस गैस जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें शामिल है, उसका उत्सर्जन 5 मिलियन टन था 2019 में। इसको आधार बनाइए और 2030 तक 43% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, अन्यथा 1.5 डिग्री जो तापमान की कमी की बात की गई है, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, इससे अधिक तापमान बढ़ जाएगा। तो COP28 है, देखना है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो ये है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। आपको लग रहा है कि एक वीडियो में हो जाएगा, वास्तविक ये है कि इसके लिए 3-4 वीडियो चाहिए, पूरा कंसेप्ट ही है। और वो कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप क्लाइमेटोलॉजी जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो बने रहिए टू डू आई इसके साथ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ।